आज हम मानव श्वसन तंत्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम श्वसन की परिभाषा देखें तो मानव शरीर व वातावरण के बीच O2 व CO2 का जो विनिमय है वो श्वसन कहलाता है। अब हमारे शरीर में हमें श्वसन की आवश्यकता क्यों होती है, इसको हम देखें तो हम भोजन करते हैं तो उससे हमें ATP मिलती है। तो जो भोजन से ATP मिलती है उसका कारण क्या है कि भोजन का ऑक्सीकरण होता है और वो ऑक्सीकरण होने के कारण हमें ऊर्जा और CO2 और जल आदि प्रदान करता है। तो इस कारण से हमारे शरीर को श्वसन की आवश्यकता होती है। अब देखते हैं श्वसन के प्रकार। श्वसन है वो हमारे शरीर में दो प्रकार से होता है। पहला तो है बाह्य श्वसन और दूसरा है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। बाह्य श्वसन क्या होता है कि पर्यावरण और कोशिकाओं के बीच O2 व CO2 का आदान प्रदान है, उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। यानी जो हम सामान्य रूप से श्वास ले रहे हैं इसको ही बाह्य श्वसन बोला जाता है। दूसरा है आंतरिक या इसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो ये कोशिकाओं के अंदर संपन्न होता है। जो कोशिकाएं होती हैं उनसे कैपिलरी के अंदर ऑक्सीजन आती है और उस ऑक्सीजन का उपयोग भोजन के ऑक्सीकरण में किया जाता है। इसके फलस्वरूप CO2 और ATP का निर्माण हो जाता है। इसको बोलते हैं आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। ये आंतरिक या कोशिकीय श्वसन है ये दो प्रकार से होता है। एक तो होता है ऑक्सी श्वसन, दूसरा है अनोक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन है ये तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये अनोक्सी श्वसन है ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। अब देखें कि हमारे शरीर में मुख्य श्वसन अंग क्या होते हैं। तो फेफड़े हैं वो मुख्य श्वसन अंग होते हैं और श्वसन तंत्र के भाग भी होते हैं जो श्वसन में सहायक होते हैं। कौन कौन से भाग हैं तो नासा द्वार है। तो हमारे शरीर में एक जोड़ी नासा द्वार पाए जाते हैं। ये नासा द्वार है ये नासा गुहा में खुलते हैं। इसके आगे ये नासा गुहा है, आगे जाके नासा ग्रसनी गुहा में खुलती है। ये फिर कंठ में, ये कंठ है ये आगे जाके श्वास नली में, और श्वास नली है ये श्वसनी में बंट जाती है और ये जो श्वसनी है वो श्वसनिकाओं में बढ़ जाती है और श्वसनिकाओं का जो अंतिम फुला हुआ भाग होता है उसको बोलते हैं वायु कूपिकाएं। और जो डायफ्राम और जो पसलियां हैं ये भी हमारे श्वसन में सहायक होती हैं। अब श्वसन तंत्र की संरचना को हम देखें तो ये नासा गुहा से आगे की ओर भाग आ रहा है फेरिंग्स। फेरिंग्स वह भाग है जो पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों में कॉमन होता है। यानी पाचन नली और श्वसन नली का कॉमन भाग है उसको बोलते हैं फेरिंग्स। इसके ऊपर एक ढक्कन पाया जाता है, इस ढक्कन को बोलते हैं एपिग्लोटिस। यह एपिग्लोटिस है वो उपास्थि का बना हुआ होता है और इसका काम क्या होता है, जब हम भोजन निगलते हैं तो ये श्वास नली को बंद कर देता है जिससे भोजन श्वास नली में नहीं जाता है। इसके बाद में आता है लेरिंग्स, जो हमें गले में एक संरचना दिखाई देती है वो होती है लेरिंग्स। मुख्य रूप से स्वर के लिए जो जिम्मेदार संरचना होती है वो स्वर ही लेरिंग्स ही होता है। लेरिंग्स के आगे का भाग होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया और ब्रोंकाई, ट्रेकिया आगे चल के दोनों फेफड़ों में खुलता है, वो दो भागों में बंट जाता है जिनको बोलते हैं ब्रोंकाई। ट्रेकिया और ब्रोंकाई इन दोनों के अंदर सी आकार के छल्ले पाए जाते हैं। ये सी आकार के छल्ले हैं ये भी उपास्थि से ही बने होते हैं। इन छल्लों का कार्य होता है श्वास नली को पिचकने से रोकना। ये ब्रोंकाई है ये आगे चल करके शाखाओं में विभाजित हो जाती है जिसको बोलते हैं ब्रोंकियोल। सबसे पहले विभाजित होती है उनको बोलते हैं प्राथमिक ब्रोंकियोल, उसके बाद में बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकियोल, उसके बाद में बोलते हैं टर्सरी ब्रोंकियोल। ये आगे चलकर कपनुमा संरचना या थैलीनुमा संरचना में खुलती है जिनको बोलते हैं एलियोलाई या वायु कूपिकाएं।
ये वायुकुपिकाएं हैं, इनकी सतह बहुत पतली होती हैं, जिस कारण से गैसों का विनिमय आसानी से हो जाता है। हमारे फेफड़ों के चारों तरफ झिल्ली पाई जाती है, दोहरी झिल्ली होती है, इसको बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों झिल्लियों के बीच में जो गुहा पाई जाती है उस गुहा को बोलते हैं प्लूरल कैविटी। और इसमें जो तरल भरा हुआ होता है इसको बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। ये प्लूरल जो फ्लूइड होता है इसका काम होता है फेफड़ों की सुरक्षा करना। बाहरी आघात होता है तो ये फेफड़े को पिचकने से रोकते हैं। जो प्लूरल कैविटी है वो, और यहाँ पे जो हल्ट पाया जाता है इसकी कैविटी होती है पेरिकार्डियल कैविटी। ये दोनों कैविटी मिलकर के निर्माण करती है थोरेसिक कैविटी का। जो अपना दायां फेफड़ा है वो तो 3 भागों में बंटा हुआ होता है, और जो बायां फेफड़ा है वो 2 भागों में बंटा हुआ होता है। अब हम श्वसन की क्रिया विधि देखते हैं। तो श्वसन की क्रिया विधि है वो 2 चरणों में संपन्न होती है। पहला तो है इंस्पायरेशन और दूसरा है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन या निश्वसन क्या होता है कि O2 को हम शरीर के अंदर लेते हैं श्वसन क्रिया के द्वारा, उसको ही बोलते हैं इंस्पायरेशन। यह क्रिया कब होती है? जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन कम हो जाती है और बाहरी वातावरण में ऑक्सीजन ज़्यादा होती है तो इंस्पायरेशन की घटना होती है। इस क्रिया के अंदर ये डायफ्राम है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डायफ्राम और जो पसलियाँ पाई जाती हैं वो क्या करती है कि जब ये डायफ्राम चपटा हो जाता है तो इस गुहा का आयतन बढ़ जाता है। जिसमें आयतन बढ़ गया तो ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, तो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसी प्रकार से एक्सपीरेशन क्या होता है कि फेफड़ों से CO2 का शरीर से बाहर निकलना। हमारे शरीर में जब CO2 की मात्रा बढ़ जाती है और बाहर की वातावरण में CO2 कम होती है तो एक्सपायरेशन की घटना होती है। यह कब होता है? जब ये डायफ्राम है वापस अपनी पूर्व स्थिति में आता है तो इस थोरेसिक कैविटी का जो आकार है वो कम हो जाता है, जिससे यहाँ पे दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ गया तो यहाँ उपस्थित जो CO2 है वो बाहर निकल जाती है। अब एक क्वेश्चन ये परीक्षा में बहुत सामान्य रूप से पूछा जाता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति में श्वसन दर कितनी होती है? तो विश्राम अवस्था में व्यक्ति की जो श्वसन दर है वो 16 से लेके 20 होती है हर मिनट, प्रति मिनट 16 से लेके 20 होती है। और जब हम कार्य करते हैं तो उस स्थिति में यह चेंज हो जाती है। तो विश्राम अवस्था में पूछा जाता है तो यह 16 से 20 होती है।